नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे जो पहला कॉलम है इसमें आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स लिया है। इन्हीं फैक्टर के बेसिस पर आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई एक मटेरियल है से, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसके बेसिस पर हम लोग सब्सटेंसेस को डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिवाइड करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। और हमारा जो प्रीवियस वीडियोस है इसमें हम लोगों ने डाईमैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इस पर डीपली चर्चा किया। प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। तो समझिए एक प्रकार से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो क्या है? स्पिन अलाइनमेंट। देखिए, अगर आप डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थात डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसमें नो स्पिन होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो यहाँ पे जो एटॉम्स का ओरिएंटेशंस होता है उसके पास किसी प्रकार का कोई स्पिन नहीं होता, ठीक है, नो स्पिन। लेकिन वहीं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है। मतलब है कि किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस प्रकार से रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं एटम्स, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जब आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो स्पिन अलाइनमेंट होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस के लिए वो सेम डायरेक्शन में होता है, वो भी एक दूसरे से पैरेलल, कुछ इस प्रकार का सेम डायरेक्शन में, चाहे इधर हो या उधर हो, कैसे भी, ठीक है। ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। फॉर डायमैग्नेटिज्म देयर इज नो स्पिन। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल स्पिन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्पिन अलाइनमेंट इज पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन। देखिए, सेकंड जो अपना फैक्टर हम लोग लिए हैं दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो होता क्या है कि ये जो मटेरियल है ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या होता है? ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब है कि ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। इट मीन्स है कि इसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, जब आप किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपना डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जब आप किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो होता क्या है कि जो अपना डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिज्म एक्वायर तो करता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है लेकिन वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। लेकिन वहीं आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, मान लीजिए ये जो सब्सटेंस है ये पैरामैग्नेटिक है, हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मेरे प्यारे व्यूअर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज़ है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है या ऐसा कहो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको ये एक्वायर करता है और ये टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। बस ऐसा कह सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। उसी प्रकार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी है कि जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है लेकिन वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत एनॉर्मस मैग्नेटिक मोमेंट होता है। देखिएगा यहाँ लिखे हैं मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन इच एटम, है ना, क्योंकि मटेरियल है, ढेर सारे एटम्स होंगे, हर एक एटम को एक्वायर करना होगा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच एटम। हर एक एटम के लिए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है बट मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, ठीक है। फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज इनॉर्मस परमानेंट मैग्नेटिक
मोमेंट, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है ना। आइए आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग फैक्टर लिए हैं दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी हम लोग का अगला फैक्टर है। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो अपना ससेप्टिबिलिटी है, ओके, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, इस प्रकार का सिंबल होता है, ओके। ये जो ससेप्टिबिलिटी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ओके। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपना ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है, पॉजिटिव बट स्मॉल। लेकिन वहीं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अपना ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ओके, ये पॉजिटिव तो होता है लेकिन लार्ज होता है, ओके। सो दिस इज द थर्ड कंपैरिजन फैक्टर। आगे के फैक्टर्स को यहाँ पे लिखे हैं, चलिए बारी बारी से थिंग्स को देखते हुए चलेंगे। देखिए आगे का जो हम लोग फैक्टर लिए हैं दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। थोड़ा यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग अपना फैक्टर लिए थे ये ससेप्टिबिलिटी था केवल, बट यहाँ जो फैक्टर लिए हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है। मतलब है कि अपना ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ओके, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब किस मटेरियल के लिए इसका कैसा डिपेंडेंस है वो थोड़ा यहाँ पे हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए ये डायमैग्नेटिक के लिए है ये वाला कॉल्यूम, ये जो कॉल्यूम है ये पैरामैग्नेटिक के लिए है, ये कॉल्यूम आपका फेरो के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे मतलब जैसे पहले था। सो प्यारे व्यूअर्स देखिए होता क्या है कि अगर आपका मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इस केस में जो आपका ससेप्टिबिलिटी है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ओके, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता, यहाँ लिखे भी हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। लेकिन वहीं अगर आप पैरामैग्नेटिक की बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे थोड़ा और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट भी मिलता है, ये जो सी है इसको कहते हैं क्रूज कांस्टेंट, ओके। सो ये आपका पैरामैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि जब आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, आपका जो गिवन टेम्परेचर है अगर वो क्रू टेम्परेचर से, थीटा को हम लोग कहते हैं क्रू टेम्परेचर, इससे ज़्यादा है तो बिहेवियर आपका पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, मतलब पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, मतलब टेम्परेचर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। और अगर आपका टेम्परेचर जो है दैट इज थीटा, मतलब टेम्परेचर जो है टी, ओके, अगर वो थीटा से कम होगा अर्थात क्रू टेम्परेचर से कम होगा तो वो जो है फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ तो हम लोगों ने लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, बट यहाँ तो ससेप्टिबिलिटी का बात ही नहीं आ रहा। देखिए होता क्या है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वो आपका इससे इक्वल होता है, ठीक है, ओके, सी बाई टी माइनस थीटा, जहाँ पे सी आपका क्रूज कांस्टेंट है, ओके। तो जब प्यारे व्यूअर्स है ना यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्स एम जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस पर, ठीक है, इसलिए हम लोग इस फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है ना, टी और थीटा वाला। आइए आगे का जो फैक्टर हम लोग लिए हैं दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना, दैट इज म्यू आर। मेरे प्यारे व्यूअर्स अगर आपका जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिज्म है तो उस केस में जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से कम होता है, स्लाइटली लेस देन 1। लेकिन वहीं अगर आपका गिवन सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक है तो उस केस में जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो ग्रेटर होगा 1 से, और अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है 1 से, मतलब ऐसा कह सकते हो म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। सो प्यारे व्यूअर्स अपना जो लास्ट जो फैक्टर हम लोग लिए हैं दैट इज बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए होता क्या है जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसका क्या बिहेवियर है, फेरोमैग्नेटिक को रखते हो तो क्या बिहेवियर है, उसकी बात है। देखिए होता क्या है जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ओके, तो होगा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ओके, वो ज़्यादातर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर रहती हैं, ओके। आपको जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी मिलेगा वो काफ़ी कम होगा,
ओके, ठीक है, काफ़ी कम होगा, मतलब जो स्पेसिमेन है, जो सबस्टेंस है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड में, वो काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आउटसाइड है फील्ड के। ओके, लेकिन वहीं अगर मान लीजिए ये सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक होता तो इस केस में इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबस्टेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जो है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट को एक्वायर करता है, ठीक है ना, लेकिन डायमैग्नेटिज्म नहीं करता वैसा। और वही चीज़ सेम फेरोमैग्नेटिक के साथ होगा। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में भी जो ज़्यादातर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इनसाइड में होती हैं। थोड़ा देखिएगा, फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ओके, व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रेपल्ड। देखो रेपल्ड का मतलब क्या, मतलब ये है कि वो सेंटर से रेपल हो रहा है, रेपल मतलब उस सबस्टेंस से रेपल हो रहा है, मतलब उसके अंदर नहीं जा रहा, उसके बाहर से क्रॉस कर जा रहा है, समझ गए ना, ठीक है, मतलब उसके पास से क्रॉस कर जा रहा है लेकिन उसके अंदर नहीं जा पा रहा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, बी आउट ग्रेटर देन बी इन, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटसाइड में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड। फिर यहाँ पे लिखे हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका पैरामैग्नेटिक के लिए, ये डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। द मैग्नेटिक लाइंस आर अटैच्ड, द मैग्नेटिक लाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मटेरियल। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो अट्रैक्ट होता है सेंटर की तरफ, है ना। जैसे ये आपका कोई सबस्टेंस है तो इसमें क्या होगा कि जो सेंटर है, ओके, उसकी तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ज़्यादातर, तभी तो ये आपका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है। इसलिए यहाँ लिखे हैं बी इनसाइड ग्रेटर देन बी आउटसाइड, एंड द फेरोमैग्नेटिक के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप थिंग्स को नोट डाउन कर पाएंगे। आशा है ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कंपैरिजन बिटवीन डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।